नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो राजनीतिक स्थितियां बदली हुई हमको दिखाई दे रही है और ना ही यहाँ के हमको हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये दावा करा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है दोस्तों। लेकिन इस इंजन का जी हाँ जो हॉर्स पावर है वो काफ़ी वीक होती है, हमको साफ साफ दिख रही है। ऐसे में 13 नवंबर को होने वाले हैं उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर, और सभी सीटों पर जीत का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया, वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम योगी के सामने एक जगह हम कह सकते हैं कि एक आग का दरिया है, और ये आग का दरिया उनको जी हाँ तैर कर पार करना है। अब ये आग का दरिया मैंने क्यों बोला, आपको याद होगा मंगेश यादव का एनकाउंटर, आपको याद होगा आर्यन मिश्रा का हत्या, आपको याद होगा अभी चंद दिनों पहले बहरीश दंगे में क्या हुआ, आपको याद होगा बाराबंकी के अंदर क्या हुआ, आपको याद होगा मोहित पांडे अभी चंद दिनों पहले जी हाँ जेल की कस्टडी में ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और आपको याद होगा 2 दलित बहनों को जो लाश है उनकी पेट से हमको लटकी हुई लाश मिली। जी हाँ, पुलिस वालों का कहना था कि यह आत्महत्या है, लेकिन पैरेंट्स का कहना यह था कि शरीर पर चोट के निशान थे, तो ये आत्महत्या नहीं बल्कि साफ साफ हत्या है। ऐसे न जाने कितनी लंबी चौड़ी फहरिस्त मेरे माइंड के अंदर है, बट दोस्तों उन सब की लिस्ट को मैं गिनवा करके आपका समय तो मैं खर्च नहीं करूँगा, लेकिन इतने एग्जाम्पल आई थिंक सब बहुत होंगे। सो गाइस, यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को जीतने का दावा करा जा रहा है, और इसी जी हाँ इस स्लोगन पर, इस नारे पर यहाँ पर उपचुनाव को जीतने का ये जुमला अपने अंदर पाले बैठे हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको याद होगा कि मिल्कीपुर को छोड़ करके जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से 5 सीटें, जिसमें आपका सीसामाऊ, ठीक है, कटेहरी, करहल और इसके अलावा मिल्कीपुर और कुंदरकी, ये वो है जहाँ पर सपा का पकड़ काफ़ी स्ट्रांग है। जबकि आपका फूलपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया और महावा हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर जो भाजपा की पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अगर बेईमानी नहीं हुई तो, जी हाँ बेईमानी नहीं हुई तो का अर्थ क्या था, आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे, जब वोट की काउंटिंग हो रही थी इस दिन, और साफ साफ ये पाया गया था कि जो ईवीएम मशीन है वो 99% बैटरी उसके चार्ज पाई गई थी, और उन सभी ईवीएम मशीन के अंदर भाजपा के वोट दर्ज थे। सोचिए, और अभी चंद घंटों पहले एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने पब्लिश किया था आप सभी के लिए, जिसमें फाइनली चुनाव आयोग ने ये एक्सेप्ट करा है कि हाँ बैटरी ईवीएम की 99% चार्ज थी। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि चुनाव में कुछ धांधली हुई है। अब यहाँ पे चुनाव आयोग कहने की शक के दायरे में आ चुका है। वैसे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक याचिका दायर करी थी, कोर्ट के अंदर याचिका दायर करी थी, सारे के सारे एविडेंस उनको सबमिट किए थे, फिर भी अब तक कोई एक्शन नहीं हो पाया। सो गाइस, एक तथ्य का बन चुका है इंडिया के अंदर कि जो भी पार्टी हारती है वो ईवीएम पर दोष देती है, लेकिन कभी कभी दोष देना दोस्तों हर बार गलत भी नहीं होता है। और इनफैक्ट मेरा मानना ये कि इंडिया से ना ईवीएम जैसा कंसेप्ट ही खत्म कर देना चाहिए। आपको याद होगा ना, अमेरिका जाके देख लो, फ्रांस देख लो, ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जो काफ़ी विकसित देश हैं। ध्यान रखिएगा, विकसित देश होने के बावजूद भी वो लोग मत पत्रों पर विश्वास रखते हैं कि मत पत्र जो पहले वंस अपॉन अ टाइम हम यूज़ करते थे ईवीएम से पहले, वो कंसेप्ट बिल्कुल फेयर था। क्योंकि उस समय हमने कभी नहीं सुना था कि मतलब क्या हो गया, ये ईवीएम लीक हुई है, ईवीएम हैक हुई है वगैरह वगैरह। पहले फेयर चुनाव था, फॉर्मेट काफ़ी सही था, पहले ईवीएम को अपडेट करो और जिसकी सिक्योरिटी है उसको काफ़ी टाइट करो, कोई इसको ब्रीच ना कर पाए वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके वीडियो को पॉज करके पक्का बताइएगा। जी हाँ, ईवीएम इंडिया से बैन होनी चाहिए, मत पत्रों पे हमको वापस आना चाहिए, या फिर दूसरे विकसित देश हैं उनसे हमको एक सबक सीखना चाहिए। जी हाँ, उन देशों तक को भी ईवीएम पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। क्या वो कंट्री कैपेबल नहीं है ईवीएम को बाय करने के लिए? क्या उनके हाथ काफ़ी टाइट है, तंगी चल रही है उनके पास? अगर उनके पास तंगी चल रही है तो हमारे देश के अंदर महातंगी चल रही है इस समय। चलिए वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ, लेकिन आप अपनी राय मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो गाइस, अब यहाँ पर लगातार एक तपिश जो है ना यूपी की, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो क्राइम स्केल है, ठीक है, वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल इसका अंत नहीं हुआ है, और अंत होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार के जो दावे होते हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो इसको लेकर के भी एक पूरी की पूरी एक कमेटी बैठनी चाहिए कि पिछली सरकार ने आखिरकार करा क्या है। केवल जुमले थमाए जनता को, जनता का पोपट बनाया है, या फिर वास्तविक रूप से कुछ काम भी किया है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, हमने देखा था। अब लोकसभा चुनाव के अगर हम ध्यान से देखेंगे, जिसका रिजल्ट आया था 6 जून को, जिस समय नारा दिया था भाजपा ने अब की बार 400 पार, और अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था वो एक ट्रम्प कार्ड था।
और ये ट्रम्प कार्ड तरीके से काम नहीं कर पाया। जी हाँ, आपको याद होगा कि फाइनली जब अयोध्या का राम मंदिर बनना था उसमें बहुत जल्दबाजी दिखाई गई थी और जो हमारे शंकराचार्य थे वो नहीं आए थे। शंकराचार्य धर्म गुरु के भी गुरु होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका ना आना, जी हाँ, और उनके ना आने की वजह को इग्नोर करना, ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट था। और अयोध्या में जो लोग बोलते हैं कि मुसलमान बहुत अधिक हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वहाँ पर जो इनको हार का सामना करना पड़ा है, वहाँ पर जनसंख्या 82.23% हिंदू की है, मुसलमान नहीं है। अगर आप धर्म का चोला पहन करके मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि हिंदू ने इनको हराया है। वहाँ पे रामपथ बनाने के लिए, ठीक है, पेपर थे दुकानदारों के पास, पक्के पेपर, लेकिन फिर भी दुकानों को तोड़ करके चौड़ा रास्ता करके रास्ता निकाला गया और उनको मुआवजा के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। सोचिए, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो बुलडोजर चलता है ना, जी हाँ, जो अन्याय जो चलता है, ठीक है, उसका जो वार होता है वो कभी कभी धर्म भी नहीं देखता होगा। आपको याद होगा आर्यन मिश्रा तो हिंदू था, मंगेश यादव हिंदू था, ठीक है, और उसके बाद जो मोहित पांडे था वो तो हिंदू था। क्या चल रहा है आखिरकार ये सोचिए। भारत की इस समय दशा दुर्दशा में कन्वर्ट हो चुकी है और जहाँ यहाँ के हालत और हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। अगर हालत और हालात गंभीर हो चुके तो हमको भी गंभीर होना पड़ेगा। जी हाँ, गंभीरता के आधार पर हमको चुनाव करना पड़ेगा, किस पार्टी को हम लोग वोट दें और किस पार्टी को हम चुनाव में वोट ना दें। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे, सर जो मोहित पांडे था उसको इंसाफ मिल तो गया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जितने भी अधिकारी हैं, जिसमें से जितने भी अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड होने के बाद आधी सैलरी अकाउंट में आती है। जी हाँ, पहले इनके पास इतना होता है कि अगर उनकी सैलरी आधी भी आती है तो आराम से उनका काम चलेगा, बिल्कुल चिल मारेंगे वो लोग। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा क्राइम जेल के अंदर होता है। जी हाँ, आप वहाँ पे कोई नहीं हो कि आप तुरंत ऑन द स्पॉट इंसाफ करो। जी हाँ, ये न्यायपालिका का काम है कि न्यायपालिका एविडेंस के आधार पर उसके साथ न्याय करेगी और न्याय करेगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप फैसला सुनाते हो, जेल के अंदर ही बेचारे को मार देते हो, तो ये भी तो गलत है ना। बुलडोजर की आड़ में आप किसी के ऊपर भी घर को किसी को भी तबाह कर देते हो, तो ये भी गलत है। तो न्यायपालिका का डर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, विधायिका और प्रशासन में फ़र्क साफ साफ दिखना चाहिए। जो काम विधायिका का है वो विधायिका करे और जो न्यायपालिका का है वो न्यायपालिका करे। सो गाइस, अब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार यानी कि अभी चंद दिनों पहले 78 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। अब जिससे 9 सीटों पर उम्मीदवारों की कुल संख्या हो चुकी है 149, ठीक है, 149। और चुनाव आयोग, जिसे हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग नामांकन पत्रों की जांच होगी 28 अक्टूबर को और उम्मीदवारी वापसी लेने के लिए आखिरी तारीख है 30 अक्टूबर। वैसे लोग पता है वापसी लेते नहीं हैं, ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया तो माइंड मेकअप होता है कि हाँ मुझे चुनाव लड़ना है। अब यहाँ पे 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव के और 10 दिन बाद इसकी काउंटिंग होगी, मतलब कि 23 नवंबर को। और 23 नवंबर वही दिन है दोस्तों, वही डेट है जिस दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की काउंटिंग होनी है। ये वही दिन है दोस्तों जिस दिन झारखंड विधानसभा चुनावों की काउंटिंग होनी है। जैसे आपको याद होगा 8 अक्टूबर, जी हाँ, 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनावों की, ठीक है, मतों की गिनती हुई थी और इसी दिन से जम्मू कश्मीर के मतों की गिनती हुई थी। अब जिसके बाद एक एलिगेशन लगाया गया था कि आखिरकार ईवीएम 99% चार्ज पाई गई थी। सोचिए। अच्छा, आप ना प्लीज़ जो कमेंट पक्का करना कि आपको लगता है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है नहीं हो सकती है। बटन दबाओ, कोई जाए वोट कहीं वगैरह वगैरह, से बहुत दावे किए जाते हैं। मुझे आपका परसेप्शंस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो पक्का जानना है। और पॉज करके अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 23 नवंबर को होगा दूध का दूध और पानी का पानी। वी कैन से दैट वाटर का वाटर सेपरेट एंड मिल्क का मिल्क सेपरेट। सो बस यहाँ पर यूपी की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा 23 नवंबर। और इस चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि यूपी का जो वोटर्स है वो अभी भी, जी हाँ, पीडीएफ फॉर्मूले के साथ है या फिर उसे कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों के का वो साथ जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो या फिर दोस्तों यहाँ पर एनडीए की सरकार के चुनाव, ये एक जुमला बन चुका है इनके लिए, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इन्होंने कभी आज तक ये क्लियर नहीं करा कि आखिरकार बटेंगे की डेफिनेशन है क्या। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, चेहरे के रंग के आधार पर, ठीक है, इंसान की हाइट के आधार पर या फिर किसी लिंग के आधार पर, आखिरकार क्या है अर्थ। अगर ये बटेंगे के डेफिनेशन को क्लियर कर देना तो साफ दिख जाएगा कि इनकी नीयत आखिरकार है क्या। पहले एक नारा हुआ करता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन इस समय धर्म की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि हम सब जॉम्बी बन चुके हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। अगर दूसरे धर्म का इंसान हमारे सामने आता है, जो से हमारे करीब आना चाहता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर हम किसी घर पे जाते हैं अगर धर्म के, तो हम उसके घर में पानी पीने से डरते हैं आज।
जिसमें मैं भी खुद को काउंट करता हूँ, ठीक है, मैं साफ बोलूँगा इस चीज़ को। बट कहीं ना कहीं हाँ, अननोन बंदे के पास में कभी नहीं आता। हमारे भी अदर धर्म के काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जहाँ मेरा उठना बैठना भी होता है, बातचीत होती है, कोई दिक्कत नहीं। बट सबसे पहले इंसान के अंदर होती है इंसानियत। धर्म का तमका तो बाद में मिला है हमको कि हम इस धर्म के हैं, जाति के हैं, प्रजाति के हैं, वगैरह वगैरह। इंसान के अंदर इंसानियत है तो वो किसी भी धर्म का कोई दिक्कत नहीं, और पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा बहरीश में क्या हुआ था, सॉरी बाराबंकी में क्या हुआ था। हिंदुओं ने डीजे पर कौन से गाने चलाए थे, उसका आपने कभी इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल करी? उस गाने को सुन करके हमारी बुरी तरीके से किरकिरी हो चुके हैं हिंदुओं की पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। आपको क्या लगता है कि हमारी जो इंडिया की न्यूज़ है वो बाहर नहीं जाती, सेकंड में ऐसी न्यूज़ फैल जाती है? जैसे आप अगर न्यूज़पेपर उठाते होंगे तो उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, अमेरिका की न्यूज़ उसमें आ रही है, फ्रांस की आ रही है, जर्मनी की आ रही है, कनाडा, सबकी आ रही है, सब कॉन्टिनेंट की आपकी न्यूज़ उसमें आ रही है। तो हमारी न्यूज़ में उनके न्यूज़ में बड़ी छपती है, और ऐसी न्यूज़ काफ़ी कैची होती है। आखिर सोचिए कि हमने दुर्गा माता के विसर्जन में हम इस तरह के गाने बजा रहे हैं। तो यहाँ मेरी आप सभी हिंदुओं से एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ ऐसे ऐसी जगह पर प्लीज़ ऐसे ऐसे गाने प्लीज़ ना बजाएं, ये हमारी छवि काफ़ी ख़राब हो रही है। मैं किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो झांकी हमने निकाली थी, जो विसर्जन यात्रा हमने निकाली है, उसका जो अपमान हुआ मैं उसके अगेंस्ट हूँ बस केवल। बाकी आप स्वतंत्र, आपको जो भी करना हो, बट दोस्तों भगवान के नाम पर प्लीज़ आप ऐसे काम मत करा करो, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। सो गाइस, यहाँ पर बात हूँ वापस टॉपिक की तरफ। हम सभी को पता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने कदम थोड़े पीछे कर लिए हैं। मतलब कि कांग्रेस ने यूपी में सभी सीटें दे करके अपने लिए महाराष्ट्र की जो पिच है उसको ठीक करने का काम किया है, क्योंकि वह सपा के जो 5 सीटें थी उसको चाहते थे कांग्रेस वाले कि हमारे उम्मीदवार उतरेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने आपस में बीच में कोई समझौता कर लिया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने अपनी सारी सीटें अखिलेश को दे दी कि तुम्हें जहाँ से लड़ना है, जो उम्मीदवार उतारना उतार लो। क्योंकि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी है, उन्होंने एक सीख ली है हरियाणा विधानसभा चुनाव से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर डायरेक्ट उतर जाना, किसी को अपने साथ में ना रखना। मतलब गठबंधन की सरकार अगर ये बना करके चलते हरियाणा के अंदर तो पक्का जीतते हो, भी अच्छे सीट से जीतते हैं। ना तो इन्होंने अखिलेश के साथ लिया, ना ही केजरीवाल का साथ लिया। किसी एक पार्टी को अपने फेवर में इनको रखना चाहिए था। और दावे इन्होंने बहुत करे, मैं मानता हूँ हरियाणा के अंदर की हाँ लहर कांग्रेस की है। और जो एग्जिट पोल आए थे वो भी यही तो कह रहे थे कि फाइनली दोस्तों इनकी लहर आ चुकी है, लेकिन अचानक से खेला पलट गया। अब ईवीएम में रातों रात कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर दोस्तों लोगों का मन परिवर्तित हो गया, ये तो दोस्तों भगवान जाने या फिर करवाने वाले जाने। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। लेकिन आपसे मेरा अगेन एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर आप भारत के चुनाव आयुक्त होते, अगर आप दोस्तों राजीव कुमार होते, तो भारत के जितने भी चुनाव है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव भी क्यों ना हो, उनको कंडक्ट कराने का जिम्मा मैं आपके सर पे सौंपता हूँ। और अगर आपको ये चुनाव तमाम करवाने होंगे तो आप ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाएंगे, या फिर मतपत्रों के माध्यम से, या फिर तीसरा कोई ऑप्शन आपके माइंड में और है? जो भी आपका विचार होगा, जिस भी माध्यम से आप अपने चुनाव कंडक्ट करवाएंगे इंडिया के अंदर, जी हाँ, वो तरीका, वो प्रोसेस आप मुझे लिख करके पक्का भेजिएगा। धन्यवाद।